नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। मानसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं गांव जलमग्न हो चुके हैं। खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में स्थिति बेहद गंभीर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सैकड़ों सड़कें जो हैं वो बंद हैं या फिर टूट चुकी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी कई दिनों से बारिश और बाढ़ से जलभराव से लोग परेशान हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दिल्ली की, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरफ से सैलाबी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पांच तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये जन प्रलय की तस्वीरें हैं। कमोवेश हर जगह की स्थिति एक जैसी नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में इस वक्त यमुना का जलस्तर 206.36 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। दिल्ली में यमुना का अलर्ट लेवल 205.33 मीटर है, यानी 1 मीटर जो है वो यमुना ज्यादा बह रही है, यानी खतरे के निशान से। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में निचले इलाकों से 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई इलाकों में घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली की यमुना बाजार समेत कई इलाकों में पहले से ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब कई और इलाकों के डूबने का खतरा है। मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील की गई है। अब आपको दिल्ली की 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो हालात हैं वो इस समय है। पहली तस्वीर, यमुना जो है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। दूसरी, दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया गया है। तीसरा, निचले इलाके के जो लोग हैं वो राहत शिविरों में इस समय मौजूद हैं। राहत शिविर जो हैं वो बनाए गए हैं। और चौथा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हालात का जायजा ले रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। जो निचले इलाके हैं वो खाली कराए गए हैं। राहत शिविरों में लोगों को रखा गया है और अलर्ट पर दिल्ली सरकार है। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना घाट जाकर बाढ़ के हालात और यमुना के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उससे हमारी यमुना की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। वो कैसे बढ़ी वो मैं आपको बताता हूं। 6 महीने से ही हम जब यहाँ पर अधिकारियों को हमने कहा था कि जो सारी सिल्ट जमा हो गई है जिससे हमारी विड्थ कम होती जा रही है, तो हमने बहुत सारे चैनल यहाँ पे काटे, जिससे पीछे से ज़्यादा फ्लो आता है तो वो सारे जो आइलैंड बनते जाते थे उनको ले जाता था बहाकर। और यमुना की विड्थ हमने बढ़ाने का काम किया। आज यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काकानगर, बापानगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस में पानी आ गया था। तो उस समय हथनी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की, जिन तस्वीरों की बात यहां पर प्रवेश वर्मा कर रहे थे। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद थे। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। ये
यमुना का वो ब्रिज है, जब यमुना पार करके लोग दिल्ली में एंटर करते हैं। पुरानी दिल्ली उस तरफ है, नई दिल्ली इस तरफ है, और यमुना में जो पानी का फ्लो है वो खतरे के निशान से 1 मीटर जो है वो ऊपर बह रहा है। लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। टॉप एंगल शॉट है। इन तस्वीरों को देखिए, धीरे धीरे ये जो पानी है वो निचले इलाकों में बहना शुरू हो गया है। दो तस्वीरें, दो खास हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ रमन सैनी मौजूद हैं और हमारे साथ पलक सहगल मौजूद हैं। पलक हमारे साथ दिल्ली से हैं और रमन जो है वो हमारे साथ हिमाचल से हैं, आप माफ करिएगा, वो हमारे साथ जम्मू से हैं। सबसे पहले मैं पलक आपके पास आना चाहूंगा, जरा तस्वीरें दिल्ली की दिखाइएगा और ये बताइएगा कि दिल्ली में जो यमुना है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इस समय हालात क्या है दिल्ली के? देखिए आशीष, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश की उस जगह पर जहाँ पर हम हर साल तस्वीरें देखते हैं, जहाँ से छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है। एक बार ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर हम देखते हैं कि छठ पूजा के दौरान जो है पूरा आयोजन जो है वो किया जाता है और ये पूरा आपको डूबा हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दर्शकों को दिखाएं। ये तस्वीरें उसी छठ पूजा स्थल से हैं जहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, छठ पूजा जो है वो मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो लगातार हथनीकुंड बैराज से और अलग अलग स्थानों से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उस वजह से एक बड़ा लोड जो है वो दिल्ली पर भी पड़ रहा है। राहत की बात ये रही आशीष की कल शाम को दिल्ली में कुछ ही लोकेशन पर बारिश हुई और इतनी मूसलाधार बारिश जो है वो दिल्ली में नहीं हुई। इस वजह से लोड जो डबल हो जाता वो नहीं हुआ। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज शाम को कहा जा रहा है, आईएमडी की तरफ से ये फोरकास्ट है कि दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो सकती है। लेकिन अभी जो दिल्ली पर इतना लोड है वो दिल्ली की खुद की इतनी बारिश की वजह से नहीं है। आस पड़ोस के अगर हम राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, और पंजाब खासतौर पर अगर हम बात करें, इन राज्यों में जो बाढ़ आई हुई है और पानी का फ्लो आपको आगे बढ़ाना है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है आशीष, कल जो हमें ग्राउंड जीरो पर तस्वीर नजर आई, जब हम दिल्ली की सड़कों पर जा रहे थे, जायजा ले रहे थे, तो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अगर हम बात करें जो लोग हैं वहां पर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रमन के पास जाना और इन तस्वीरों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। रमन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमन इस समय अखनूर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो जगह जहां पर पानी का फ्लो बहुत तेजी से आ रहा है और अपने साथ ये पानी किसी को भी बहाकर ले जाने में सक्षम है। रमन, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए और तस्वीरें भी बताइए। अखनूर में हम चारों तरफ आपके पानी देख रहे हैं, घुटने भर पानी है। अब ये हालात कहां तक बिगड़े हैं इस समय जम्मू की अगर हम बात करें तो? देखिए आशीष, पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जो है वो जम्मू और जम्मू के साथ लगते हुए पहाड़ी इलाकों में चल रहा है, उसके चलते चिनाब दरिया इस समय पूरी तरह से उफान पे है। जो चिनाब दरिया का डेंजर मार्क है उससे 8 फीट ऊपर चिनाब दरिया बह रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जल जो अपना तटबंध है उसको तोड़ते हुए चिनाब दरिया इस समय गखरियाल गांव में घुस आई है और करीबन 40 लोगों की जिंदगियां इस समय इस बढ़ते हुए पानी में, इस बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, करीबन 250 लोग इस गांव के अंदर रहते हैं और जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ लोग निकल पाए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अंदर ही फंसे रह गए। और अभी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा तेज है कि यहाँ पर बोट अगर डाली जाएगी तो बोट रुकेगी नहीं, वो भी बहती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधे आगे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है और ये चिनाब दरिया जो है ये जम्मू से होते हुए फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है। और इस समय जो बहाव है वो आप देख सकते हैं, पानी का करंट कितना ज़्यादा है। मैं इस समय जहाँ पर खड़ा हूँ ये सड़क है और सड़क पर कितना पानी है और बहाव जो है वो पानी का इतना तेज है कि यहाँ पर रुका भी है, यानी खड़ा होना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लगातार मेरे पीछे से जो पानी घूमकर, जो तटबंध टूटा है चिनाब दरिया का, वहाँ से घूमकर पानी
इस तरफ आ रहा है और ये फिर गांव के बीच में से होता हुआ दो तरफ से पानी। एक मैं तस्वीर उधर की दिखाऊंगा कि वहां पर आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है उसके ठीक नीचे चिनाब दरिया है और चिनाब दरिया इस समय ओवरफ्लो हो चुकी है। एक जगह से तटबंध तोड़ा है, दूसरी जगह से चिनाब दरिया ओवरफ्लो होकर सीधा पानी जो है वो इस गखरियाल गांव के अंदर आ रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत यहाँ के लोगों की बढ़ गई है। ये एक इलाका है, यहाँ से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी एक इलाका है जिसे परगवाल के नाम से जाना जाता है। वो पूरा का पूरा रोड वहाँ से चिनाब दरिया ने काट दिया है, यानी कि उनका संपर्क जो है वो जम्मू से पूरी तरीके से कट गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका पड़ता है तो वो लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बारिश रुके तो राहत मिले, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते चिनाब दरिया का जल स्तर जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो 12 घंटे होंगे वो भारी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि अगर हम देखें तो बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से ये चिनाब दरिया जो 9 फुट डेंजर मार्क से ऊपर बढ़ रहा रमन, था, अब ये बताइएगा कि ये जो पानी है, ये जो हम अखनूर में देख रहे हैं, ये पानी चिनाब दरिया का, ये पानी कितने इलाकों को प्रभावित करता हुआ आगे की तरफ निकलेगा? कितने ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं मौसम विभाग के मुताबिक, तो किन इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा, बाढ़ आने का खतरा जो है वो बना हुआ है? देखिए, जम्मू में अगर हम देखें तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस नदी का जो असर है वो पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से होता है। और पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अब ये अखनूर के इलाके से, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये गखड़ियाल का इलाका पड़ता है और गढ़खाल से आगे फिर मालाबेला का इलाका पड़ेगा, मालाबेला से आगे परगवाल, परगवाल के आगे राजपुरा, चिनाब कोना, ये बहुत सारे करीबन यहाँ पर 20 से 25 ऐसे गांव हैं जिनको ये पानी पूरी तरीके से प्रभावित करेगा और करीबन लाखों की संख्या में वहाँ पर आबादी रहती है। मालाबेला जो इलाका पड़ता है, यानी कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे रोड जो कनेक्टिविटी है उसको चिनाब दरिया ने पूरी तरीके से काट दिया है, यानी कि उस तरफ से इस तरफ आना या जाना जो है वो बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी इलाके में BSF की कई सारी पोस्टें पड़ती हैं, उन पोस्टों में भी पिछली बार हमने देखा था, जो 26 तारीख को इसी तरीके से पानी आया था तो बहुत सारे जवान जो हैं उसमें फंस गए थे। इस बार भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी जो है वहाँ निकल कर आ रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना जो है अभी बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी का करंट जो है वो बहुत तेज़ है और लगातार पानी का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे उस समय आप समझिए कि घुटने के नीचे पानी था और अब ये पानी घुटने के ऊपर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खतरा अपने आप में बेहद ज़्यादा बड़ा है। और इसके साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहती हुई चली आती हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर अवस्था बन चुकी है। सन 1992 में इस तरीके का पानी जो है वो आया था और इस तरीके से तटबंध जो है वो टूटा था, लेकिन उसके बाद हमने 2014 का बाढ़ देखा, उसमें भी इतना ज़्यादा पानी का प्रकोप जो है वो इस इलाके में देखने को नहीं मिला था जिस तरीके से 2025 में देखने को मिला। पहला 26 अगस्त को जब बाढ़ आई थी, जब चिनाब दरिया करीबन 49 फीट तक पहुँच गई थी, तब ये स्थिति बनी थी और आज 44 फीट पर जब ये नदी पहुंची है तो ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अभी बांध जो टूटा है उसे रिपेयर कर पाते उससे पहले ही 10 दिन के भीतर ये दूसरी बार इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो नाजुक बन चुके हैं। जी आशीष, जाहिर तौर पर 33 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है और 33 साल के रिकॉर्ड टूटने के बाद कितना असर पड़ा है ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पलक सहगल दिल्ली से मौजूद हैं, रमन सैनी अखनूर से मौजूद हैं और तीसरी तस्वीर में आपको नित्यानंद नजर आ रहे होंगे। और आपको दूसरी वॉल दिखा रहा हूं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं और घाट पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। जब आप दशाश्वमेध घाट पर नीचे की तरफ, जब बाढ़ नहीं था, आरती के लिए जाते थे तो इन्हीं सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते थे। तकरीबन इनकी संख्या 150 से 200 होती थी, तो 150-200 जो सीढ़ियां हैं वो पानी में समा चुकी हैं। नित्या हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नित्या के पास चलते हैं और बताते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बनारस में इस समय क्या स्थिति है। नित्या, बनारस में बाढ़ जो है वो किन इलाकों में पहुंच चुकी है? मां गंगा के
आप भीतर मौजूद हैं, बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ आ चुका है। अब जरा ये बताइएगा कि किन इलाकों में जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच चुका है, सामने घाट, नरिया, कहां कहां पहुंच चुका है? जी, वर्तमान की बात की जाए तो माता गंगा का जो जल स्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इसके बावजूद जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मौजूदगी हमारी दशाश्वमेध घाट पर है और इस वक्त हम सबसे ऊंचे स्थान पे खड़े हैं जिस सीढ़ियों से लोग नीचे जाया करते थे। तो आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बता दें, काशी के जो सहयोगी नदियां हैं, गंगा नदी की, वरुणा नदी, उसकी बात की जाए तो वरुणा के किनारे जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें पलायन करना पड़ा। लगभग 1,500 से ज्यादा मकान लोगों ने छोड़ के राहत शिविर का रुख किया। इसके साथ ही जो वर्तमान में वहां पे कुछ लोग रहते भी हैं, क्योंकि अपने घर के जो जरूरी सामान की सुरक्षा करने के लिए उनके आवागमन की बात की जाए तो उनका आवागमन नाव के माध्यम से हो रहा है। प्रशासन द्वारा नावें चलवाई जा रही हैं। इसी में कुछ स्कूली छात्र हैं जो स्कूल जाने के लिए भी नाव का सहारा ले रहे हैं, अपने घर से नाव के माध्यम से सड़क तक आ रहे हैं, फिर वहां से अपने स्कूल का रुख कर रहे हैं। और घाट की बात की जाए तो काशी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। जलस्तर गिरने के बावजूद जो काशी के 2 प्रमुख घाट है जहां पे दूर दराज से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, उन स्थानों पर भी अभी भी गलियों जल भराव है। उसके चलते शवदाह में भी वक्त लग रहा है और लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हरिश्चंद्र घाट और मणिका घाट ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे जो चिताएं हैं वो जलती रहती हैं और दूर दराज से लोग, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के भी जो लोग होते हैं वो वहां पर आके दाह संस्कार करते हैं ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। यह माना भी जाता है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि मणिकर्णिका पर कभी भी जो चिताएं हैं वो हमेशा जलती रहती हैं 24 घंटे। नित्या, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। रमन, आप भी हमारे साथ बनी रहिएगा। पलक के पास में चलूंगा क्योंकि पलक राजधानी दिल्ली में मौजूद है। राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है, यमुना का जलस्तर किन इलाकों में गया है, पहले वो ग्राफिक्स के जरिए समझा दें, उसके बाद में पलक आपके पास आऊंगा। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स आ रहा है। जो दिल्ली में बाढ़ का खतरा है उसको समझिए। सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, जैतपुर, मदनपुर खादर, बटला हाउस, यमुना बाजार, निगम बोध घाट और मॉडल टाउन, ये वो हिस्से हैं जो ठीक नॉर्थ की तरफ से बहती हुई यमुना जो है वो जा रही है। मॉडल टाउन का इलाका, जहां पर मोनेस्ट्री का जो इलाका है वो इन तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे। निगम बोध घाट, जहां पर दाह संस्कार किए जाते हैं। इसके अलावा यमुना बाजार में पानी बिल्कुल अंदर की तरफ आ चुका है। उसके बाद बटला हाउस यानी सोनिया विहार के आसपास का इलाका, फिर मदनपुर खादर, जैतपुर आगे की तरफ। गीता कॉलोनी की बात करें तो लक्ष्मी नगर से सटा हुआ हिस्सा है। शास्त्री पार्क लक्ष्मी नगर से सटा हुआ है और ठीक शास्त्री पार्क से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो वो सोनिया विहार का हिस्सा है। तो इन इलाके, ये जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर जो बाढ़ का खतरा है वो बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी पलक इस समय मौजूद हैं। पलक, हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया, बताया कि किस तरह से यमुना का जो पानी है वो निचले इलाकों में जा रहा है। जरा अब आप समझाइए कि 1 मीटर यमुना का बढ़ना ये क्या कुछ स्पष्ट संदेश देता है और किन इलाकों में पानी और तेजी से अंदर की तरफ जाएगा। भले ही बारिश दिल्ली में ना हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों से जो बारिश हो रही है उसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए आशीष, दिल्ली की सबसे बड़ी दुविधा जो है, परेशानी जो है वो ये है कि एक पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी के ऊपर कुछ भी ग्राउंड जीरो पर लागू नहीं होता है। अगर हम आज़ादी के समय से ही बात करें, ना केवल दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि आप फ्लड प्लेन पर कोई भी मकान नहीं बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए इस लोकेशन पर अभी मैं हूँ, जब पहाड़ी इलाकों में या दिल्ली में जब बारिश होगी तो यमुना अपना जो रूप है वो धारण करेगी, जो कि नदियां जो है वो उसी स्थान से, उसी जगह से जो है वो बहेगी। ये लाजमी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जिस गीता कॉलोनी का आपने जिक्र किया, जिस यमुना बाजार से हमने कल तस्वीरें दिखाई, और अलग अलग अगर दिल्ली की जगहों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आशीष की लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। उनका ये कहना है कि पिछले लंबे सालों से,
मतलब एक लंबे समय से हमारी पुश्तें यहां पर रह रही हैं, यानी कोई भी सरकार रही हो, यूपीए हो, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, किसी ने इस बात पर फोकस ही नहीं करा कि दिल्ली में जो फ्लड प्लेन एरिया है वहां पर मकान क्यों बन रहे हैं, वहां पर घर क्यों बन रहे हैं, वहां पर कच्ची कॉलोनियां क्यों बन रही है। अगर यहां पर अगर कोई मकान होता, लाजमी सी बात होती कि वो डूब जाता। वो तो अगर हम जिस लोकेशन पर अभी हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि पूरा दिल्ली पुलिस की तरफ से छठ पूजा ये पूरी हम देखते हैं यहां पर मनाई जाती है, तो कोई भी अवैध तरीके से अतिक्रमण नहीं किया गया है। महज एक पीडब्ल्यूडी का यहां पर ऑफिस है। और दूर अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर में दिखा दूं, ये दिल्ली का आप देखेंगे, मेट्रो यहां पर गुजरती हुई नजर आएगी। एक समय में यहां पर अगर हम बात करें तो वाटर लेवल बहुत नीचे होता था, लेकिन ये देखिए गुजरती हुई है यमुना बैंक का ये मेट्रो स्टेशन है, जिसका आप ये पुल देखेंगे, जहां से ये मेट्रो जो है वो जाती हुई नजर आएगी। और देखेंगे कैसे धीरे धीरे जो है ये जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि दिल्ली की प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो फ्लड प्लेन एरिया है वहां पर लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, वहां पर काम नहीं किया जाएगा, तो जो बार बार हम देखते हैं कि दिल्ली में जो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एक बड़ी परेशानी रहती है कि घर डूब जाते हैं। उन घर डूबने के कारण ये है कि उन्होंने महज 50 मीटर या फिर 25 मीटर, सोचिए कि जहां पर 1 किलोमीटर आपको प्रशासन कहता है कि आप फ्लड प्लेन एरिया में घर नहीं बना सकते हैं, लोगों ने महज 25 मीटर पर मकान बना रखे हैं। तो जैसे ही दिल्ली में बारिश आती है, जैसे ही मानसून दस्तक देता है, अगर दिल्ली में बारिश ना भी आए तो पहाड़ी इलाकों में जब आती है या आस पड़ोस के राज्य में आती है तो भाई वो सारे घर जो है वो डूब जाते हैं। इसके बारे में कोई सोल्यूशन जो है वो अब तक सोचा नहीं गया। तो अगर यमुना को क्लीन करने की आप बात कर रहे हैं, यमुना को साफ करने की बात कर रहे हैं, यमुना को साफ करने के साथ साथ यमुना पर जो नदी का स्थान है, यमुना मैया का स्थान है, वहां पर जो अवैध तरीके से लोगों ने घर बना रखे हैं, उस पर काम होना बेहद ज्यादा जरूरी है। आशीष, उस पर काम होना भी जरूरी है, और काम उस पर भी होना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 1973 में बना था और उसके बाद कभी भी ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है पलक कि दिल्ली में जो तकरीबन 3500 बड़े नाले हैं, उनमें से 2200 नाले ऐसे हैं कि जिन पर अतिक्रमण हो चुका है, और अतिक्रमण मजबूती के साथ किया गया है। वो नाले कभी साफ नहीं होते, और यही वजह है कि दिल्ली में थोड़ी सी बरसात के बाद जो पानी है वो लगना शुरू हो जाता है। एक तस्वीर जो आपके पीछे की तरफ है, जब ये मुझे लगता है कि आईटीओ का हिस्सा है, जब हम आईटीओ की तरफ जाते हैं तो वो जो सामने वाला पुल है वो मुझे नजर आ रहा है। अब जरा ये भी हमें समझाइएगा कि सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर उन हिस्सों के लिए जहां पर बाढ़ का जो पानी है वो तेजी से अंदर की तरफ जा सकता है। बिल्कुल आशीष, उस एरिया में आपको मैंने मेट्रो का जो वो है वो पुल दिखाया था। यहाँ पर अगर एक बार जूम इन करके हम तस्वीरें दिखाएंगे, आपको ट्रैफिक नजर आएगा। ये देखिए, आपको दूर दूर तक वहां पर ट्रैफिक नजर आएगा। कारण ये है क्योंकि दिल्ली में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर अभी भी ट्रैफिक है, और कारण जो है वो ये है वाटर लॉगिंग। आज हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमें पंपिंग आउट मशीन्स जो हैं वो जरूर दिखी, जो एमसीडी की तरफ से संचालित की गई। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी भी थी जहां पर आशीष हमने देखा कि 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। लेकिन जो सवाल आपने उठाया आशीष कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, ये तो अस्थायी तौर पर आप गाड़ी लेकर आए, वहां से आपने पानी पंप आउट कर लिया। सवाल ये है, दिल्ली में कूड़ा कचरा इतना है, लोगों में बेसिक सिविल सेंस नहीं है। नाले जो है वो साफ करने पड़ते हैं, ठीक है, एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो नालों को साफ करे, लेकिन लोग अपने घरों का कचरा जो है वो बाहर फेंक देते हैं। दुकानों से बाहर हम देखते हैं कि लोग कचरा फेंक देते हैं और वो नालियों के अंदर जो कचरा है वो चला जाता है, फिर एमसीडी की तरफ से वो साफ किया जाता है, फिर अगली रात वो फिर कचरा वहां पर होता है। तो एक बड़ी समस्या जो है वो ये भी है कि दिल्ली वासियों को दिल्ली से प्यार ही नहीं है। दिल्ली की नालियों की अगर हम बात करें, वहां पर वो वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है, यानी जो पानी वहां पर लॉग हो रहा है उसको नीचे समाने के लिए एक जगह तो चाहिए, लेकिन वहां पर आप कूड़ा फेंक देते हैं और वो वहां पर नालियां बंद हो जाती है। एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो ये परेशानियां हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, इस पर फाइन होना चाहिए आशीष। दिल्ली वासियों पर कोई फाइन ही नहीं है। अगर किसी की दुकान के बाहर अगर हम देखें कचरा पड़ा है, वाटर लॉगिंग जो है वो हो रही है, नाला जो है वो बंद कर रहा है, उस दुकान वाले से जवाबदेही क्यों नहीं ली जाती है कि आपकी वजह से आपके ये जो कूड़ा है, ये पानी भरा हुआ है, इसकी समस्या आप खुद देखिए कि आपकी दुकान के बाहर, आपके घर के बाहर कचरा है, लोग अपने घर की छतों से नीचे जो है कचरा फेंक देते हैं। सिविक सेंस भी नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पलक। और दिल्ली के लोगों को यह बता दूं कि इससे पहले जो दिल्ली में पानी नहीं लगता था, उन्होंने इस बात को गौर किया होगा कि जब दिल्ली में बरसात होती थी तो बड़े बड़े पंपिंग सेट लगा दिए जाते थे और पानी को निकाल लिया जाता था।
लेकिन 2023 में जो बरसात हुई थी वो 165 मिलीमीटर हुई थी। उसके बाद 2024 की 200 क्रॉस कर गई, इस बार 220 क्रॉस कर रही है। और यही वजह है कि पंपिंग सेट भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि नदी के जो पानी है, जो बरसात का पानी है, उसको निकलने के लिए भी ड्रेनेज सिस्टम का सही होना जरूरी है। रमन के पास एक बार फिर से चलूंगा मैं, उसके बाद नित्या मैं आपके पास आऊंगा। रमन, वहां बरसात भी शुरू होगी, जैसा आप कह रहे थे कि आने वाले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। अब आपने जम्मू के हिस्से के बारे में तो बता दिया, अब जरा कश्मीर के भी हिस्से को उसमें समाहित करते हुए ये बताइए कि आने वाले 24 घंटे जम्मू और कश्मीर के लिए कितने भारी होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक न केवल जम्मू की जो 10 जिले हैं वो तो आने वाले 24 घंटों पर उन पर खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन साउथ कश्मीर का जो इलाका है, जिस तरीके से अनंतनाग से आगे जब आप पहलगांव की तरफ जाते हैं, पहलगांव से चंदनबाड़ी जो अमरनाथ का रूट है, उस रूट पर कई सारे नाले पड़ते हैं। तो एक वसु नाला जो है वो डेंजर मार्ग के पार चला गया था, और वसु नाला जब डेंजर मार्ग के पार जाता है तो वहां पर पड़ने वाली जो झेलम दरिया है उसका जलस्तर बढ़ जाता है। तो झेलम दरिया भी जो है वो लगातार उफान पर है। चाहे संगम की बात करें, चाहे श्रीनगर की बात करें, वहां पर अलर्ट लेवल तक जो है वो पहुंच गई है। और 2014 की तस्वीरें सबको याद होंगी कि किस तरीके से भयावह स्थिति जो है वो बन चुकी थी, क्योंकि लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद जो तांडव जल का जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखा गया, तो कश्मीर घाटी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी। अब वही तस्वीरें जो हैं वो दोबारा जम्मू के इलाके में बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ में खतरा जो है वो आने वाले 8 तारीख तक है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने एक जो नया अलर्ट जारी किया है उसमें 8 तारीख तक जो है वो इंटरमीडिएट बारिश जो है वो जम्मू और कश्मीर का जो साउथ का इलाका है वहाँ पर निरंतर जारी रहेगा, जिससे लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ हम देख रहे थे कि अगस्त के महीने में लगातार हमने देखा कि जल प्रहार जो है वो चारों तरफ देखने को मिला, चाहे वो हिमाचल का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, या फिर जम्मू कश्मीर का इलाका हो। 127 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी, और आज भी 2 लोगों की मौत जो है वो सुंदरबनी के इलाके में हुई है। एक मकान ढह जाने की वजह से एक माँ बेटी की मौत जो है वो सुंदरबनी में हुई है। तो करीबन 130 के आसपास में इस मानसून के सीजन में सिर्फ जम्मू के अंदर जो है वो लोगों की मौत हो चुकी है, और करीबन 320 के आसपास में हिमाचल प्रदेश में, 80 के आसपास में उत्तराखंड में, और करीबन 30 के आसपास में पंजाब में अभी तक लोग जो हैं वो इस मानसून की भेंट चढ़ चुके हैं। जिस तरीके के हालात तस्वीर आप देख रहे हैं कि पंजाब का, चाहे वो अजनाला का इलाका हो, चाहे वो अमृतसर का इलाका हो, चाहे वो फजिल्का का इलाका हो, खेमकरन, फिरोजपुर, इसके साथ साथ में गुरदासपुर में जिस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। और वही हालात, हालांकि अभी तक तो हमें सिर्फ जम्मू में पहाड़ी इलाकों के अंदर ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो सिटी का इलाका है, जो जम्मू शहर के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। और निरंतर जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पानी का प्रकोप, अब एक बार फिर देखिए, बादल जो हैं वो दोबारा से छा गए हैं पूरे आसमान पर, और बारिश का दौर जिस तरीके से शुरुआत हुई है उससे आप देखिए पानी का बहाव भी बढ़ गया है, और पानी का स्तर भी लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चेनाब दरिया में जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उसका निकास जो है वो रिहायशी इलाकों में और ज़्यादा शुरू हो जाएगा, और इससे करीबन 20 से 25 गाँव जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में आप देखेंगे तो आबादी रह रही है। इस समय जम्मू में तो हालात बद से बदतर बनते ही जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में, जैसे आपने पूछा, तो कश्मीर घाटी में भी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। जम्मू के अलग अलग इलाके, चाहे वो पुंछ जाने वाली रोड हो, चाहे वो राजौरी जाने वाली रोड हो, किश्तवाड़ को कनेक्ट करने वाली रोड हो, या डोडा भद्रवा को कनेक्ट करने वाली रोड हो, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो हर जगह इस समय लैंडस्लाइड और पानी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और ये सारी सड़कें जो हैं वो फिलहाल बंद रखी गई हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा को आपने देखा कि पिछले 9 दिनों से किस तरीके से स्थगित है। 26 तारीख को वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, और उसके बाद बीती रात फिर 193 mm के आसपास में बारिश जो है वो कटरा में हुई है, 203 mm बारिश जो है वो रियासी में हुई है। तो तमाम इलाके जो हैं वो इस समय बाढ़ ग्रसित हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, और कहीं पर इस तरीके से चेनाब दरिया और तवी नदी का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, वो तस्वीरें भी बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं, स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में किस कदर सैलाब जो है वो बादलों ने
मचा रखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद भी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं बनारस में। नित्यानंद, आपके आसपास कुछ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था प्रबल होती है, ये हमने सुना था, लेकिन इन तस्वीरों में आस्था की डुबकी को भी हम देख सकते हैं। क्या संभव हो पाएगा लोगों से बातचीत कर पाना जो लोग वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। क्या इस समय वहां पर बोट चलाना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कुछ समय के लिए? उसके बारे में भी डिटेल से बताएगा नित्यानंद। सबसे पहले जो नाव का संचालन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। नाव पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके पहले जो गंगा आरती है, गंगा आरती को दिखाने के लिए यहाँ से प्रशासन द्वारा कहा गया कि नाव पर 40% पर्यटकों को बैठा के आप गंगा आरती दिखा सकते हैं। मैं चाहूंगा कुछ लोग से बात करना। आपका नाम क्या है? एक मिनट, क्या नाम है? रितु। रितु जी कहाँ पे? हम बनारस काशी घाट। हाँ, गंगा का जलस्तर बढ़ गया, उसके बावजूद आप लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, कितनी भी करो, मन तो मन ही लगता है। अब वो अंदर जाना बाहर जाना सब अपने ऊपर। पूजा पाठ आप लोग अनुष्ठान करते हैं। हाँ। परेशानी क्या हो रही है? हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप मान लीजिए स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, वो नाव से भ्रमण करते थे, गंगा आरती देखते थे। थोड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग बहुत। गंगा आरती होती थी भव्य तरीके से, यहाँ पे हजारों लोग होते थे। नावों का हाँ, वो बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। वो देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला हम लोग। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका जी। यही कहना है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल जो पर्यटक है वो काफी मायूस है, क्योंकि घाटों का संपर्क टूट जाने से और जलस्तर बढ़ जाने से नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। और गंगा आरती जो कि जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, उस गंगा आरती को सिर्फ समिति के लोग कर रहे हैं, बाहरी कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं। तो इसको लेकर के काफी लोग मायूस भी हैं। नित्यानंद, बनारस के जो लोग थे वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये बनारस के लोग ही कर सकते हैं। और बनारस के बारे में एक कहावत भी है और कहा भी जाता है कि पत्थर में पारस, पक्षी में सारस और तिथि में ग्यारस की बात ही कुछ और है। दुनिया में भारत, भारत में यूपी और यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। तो ये बनारस के लिए कहा गया है। और ये देखिए, लोग बाढ़ के बारिश में आस्था की डुबकी जो लगा रहे हैं, वो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। दिल्ली पर चलूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा नित्या। दिल्ली में हमारी सहयोगी पलक भी हमारे साथ इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और पलक से भी एक बार जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस समय हालात हैं। लेकिन रमन ग्राउंड जीरो पर है, पानी का प्रवाह और ज्यादा तेज हो रहा है। रमन, पिछले आधे घंटे से हम लोग तकरीबन चर्चा कर रहे हैं। आधे घंटे से इस पानी के तेज बहाव में आप खड़े हैं। इन तेज बहाव में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, चुनौतियां किस तरीके से होती हैं? और बहाव भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आता जा रहा है। जब आपने लाइव की शुरुआत की थी उस समय घुटने के नीचे के पानी था, अब घुटने के ऊपर पहुंच चुका है। रमन जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले आधे घंटे से हम इस पानी के तेज बहाव में मौजूद हैं और धीरे धीरे इंच दर इंच जो है वो पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पाँव अगर आप देखें तो नीचे से पानी उखाड़ रहा है। यानी कि मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, ये इस गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क है और इस सड़क में जो है वो पानी, आप सोच लीजिए कि करीबन 3-3 फुट तक पानी जो है इस सड़क पर मौजूद है। और इससे जब आप आगे जाएंगे तो करीबन 8-8 फुट 9-9 फुट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें जो नदी से निकल कर आ रही हैं वो पैरों से टकराती हुई जा रही हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो अगर एक पाँव उठता है तो वो पाँव जो बहाव है उसके साथ आगे बहने जो है वो लगता है। और ये चुनौती जिस तरीके से बनी हुई है और साथ साथ में बारिश लगातार हो रही है, तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और लगातार अगर हम देखें तो अभी भी पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते चिनाब दरिया जो है वो उफान पर है। हालांकि पिछले करीबन 2 घंटे में 1 फीट पानी जो है वो कम हुआ है, क्योंकि 44 फीट पर ये पानी का बहाव जो है वो चल रहा था, जो कम होकर अब पहले 43.5 और अब 43 फीट तक पहुंचा है। लेकिन इससे भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो एवैक्यूएशन यानी कि इलाका खाली करने का जो अलर्ट संकेत है वो है 42 फीट का, और उससे भी 1 फीट जो है वो ऊपर बहती हुई चिनाब दरिया नजर आ रही है, जिसके चलते ओवरफ्लो कर रही है। और एक तरफ से तटबंध जो तोड़ा गया है, टूटा है, और दूसरी तरफ से ये जो ओवरफ्लो हो रहा है, इससे आप सहज समझ सकते हैं कि क्या
कुछ हालात बने हुए हैं। यहाँ से जब आप आगे गखरियाल से आगे मालाबेला और मालाबेला से आगे परगवाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर स्थिति और भयावह है, क्योंकि वहाँ पर आप ये समझिए कि करीबन 8-8, 10-10 फुट तक पानी जो है वो इलाकों में भर चुका है। और ये पानी जितनी बेग से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा इलाका जो है ये सूखा होता था। यहाँ पर लोगों की गाय भैंसे जो हैं वो चरने के लिए देखी जाती थी, लेकिन आज जिस तरीके से जलमग्न हो गया है तो बहुत सारे पशु जो इस इलाके में जो इन लोगों के यहाँ पर बांधे हुए थे वो भी इस बाढ़ की पानी के साथ जो है वो पूरी तरीके से बह गए हैं। और स्थिति जो है वो हर घंटे के साथ और भयावह होती जा रही है। हम भगवान से यही दुआ मंगाएंगे कि अब बारिश जो है वो थम जाए, खास तौर पर पहाड़ों पर, ताकि इसका स्तर जो है, चेनाब दरिया का स्तर जो है वो थोड़ा नीचे आए, लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि 40 लोगों की जिंदगियां जो हैं वो यहाँ पर फंसी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन वो इस पानी में उतरने को लेकर हिम्मत नहीं जुटा पाई है। और अब हेलीकॉप्टर की सर्विस की जो है वो रिक्वेस्ट एयरफोर्स को दी गई है कि वो हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजे और उन लोगों को रेस्क्यू करवाया जाए। लेकिन जिस तरीके से मौसम पैक है, लगता नहीं है कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी जो है वो इस समय मुहैया हो पाएगी। ऐसे में आप सोचिए वो जो 40 लोग इस समय इस उफनते हुए बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी पर कितना खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और ये खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये कच्चे घर हैं, यहाँ पर कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं। इनमें अगर आप देखेंगे लगातार जो बाढ़ का पानी फोर्स कर रहा है, उससे इन मकानों के ढह जाने का भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। और लगातार पानी जिस तरीके से उछल कर चेनाब दरिया से सामने आ रही है, अगर मैं तस्वीर इस तरफ की दिखाऊंगा, मैं सुनील को कहूंगा कि ठीक सामने ये जो आप देख सकते हैं जो पानी का उछाल नजर आ रहा है, यहीं पर है चेनाब दरिया। और ये चेनाब दरिया उछल कर जो है वो इस समय इस इलाके में आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस समय एक विकट परिस्थिति जो है वो पूरे जम्मू के अंदर बनी हुई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि तवी नदी जो है वो उफान पर है, दूसरी तरफ चेनाब दरिया जो है वो लगातार अपने तटबंध को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है और एक बड़े हिस्से को जो है वो चेनाब दरिया ने पूरी तरीके से काट दिया है। तो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो इस समय जम्मू के इलाके के अंदर बने हुए हैं। और जम्मू जो है वो लगातार बाढ़, बारिश और पहाड़ तोड़ जो संकट यहाँ पर छाया हुआ है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये लगातार अगर आप देखेंगे तो ये संकट हर बीते दिन के साथ गहराता जा रहा है। अगस्त के महीने में हमने देखा कि बहुत विकट परिस्थितियां जो हैं वो जम्मू में देखने को मिली, कई जगह क्लाउड बर्स्ट हुए, कई जगह लोगों की मौत हुई, लेकिन सितंबर भी किसी तरीके की कोई राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सितंबर के 8 तारीख तक अब जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, इस अलर्ट में आप समझ सकते हैं कि अभी महज आज 3 दिन है, 5 दिन और बाकी हैं जब ये लगातार इस तरीके से बाढ़ और बारिश का खतरा जो है वो मंडराता रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति जो है वो कम से कम 15 से 20 सितंबर तक कमावेश ऐसी ही बनी रहेगी और इसमें किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, जो चेतावनी जारी की है, उसके मुताबिक आप समझिए अगस्त का महीना तो गया ही गया, अब सितंबर का महीना भी इसी बाढ़ और बारिश के बीच में उन राज्यों को निकालना पड़ेगा, खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं। जिस तरीके से आप पंजाब की तस्वीरें देख रहे हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों में जो बाढ़ की तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और वहाँ पर बहुत सारा नुकसान जो है वो अरबों में, हम ये कह सकते हैं करोड़ों में भी नहीं, अरबों में जो है वो नुकसान हो चुका है। यहाँ पर हाल ही में देखा कि गृह मंत्री जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आए थे। फौरी तौर पर जो एसडीआरएफ का फंड होता है उसमें 209 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक बड़ा पैकेज की मांग जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ से की जा रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि वो कितना बड़ा पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। बाढ़ का पानी यहाँ से निकल जाएगा तो फिर असेसमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ एचएस संचेती जी भी हैं, पूर्व चीफ टाउन प्लानर है जीडीए के। बहुत स्वागत है सर आपके पास, हम आपके पास आएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक बार वाराणसी चलेंगे। हमारे सहयोगी नित्य वहां पर मौजूद है। नित्य, वहां पर कुछ पुरुष जो है वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संभव हो पाएगा उनसे बात करना? बनारस में जो गंगा का जलस्तर है तेजी से शहर की तरफ आगे बढ़ा है, संभव हो पाएगा तो एक बार बात करेंगे। मैं प्रयास करूंगा बात करने का। जो स्थानीय यहाँ पे स्नान करने आए माता गंगा में आस्था की डुबकी, मैं चाहूंगा आपको इधर जी। क्या नाम है आपका? प्रसाद यादव। कहाँ से? बिहार। बिहार से हैं, काशी आए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कितना उत्साहित आप? बाढ़ आई है, गंगा नदी का जलस्तर
लगभग चेतावनी बिंदु के पास है और स्नान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, घाटों का संपर्क टूट चुका है, नावों पर प्रतिबंध लगा है, गंगा आरती देखने को नहीं मिलेगी, तो मायूस हैं? मायूस है। परेशानी क्या क्या? परेशानी तो है ही है। कुछ और लोग हैं, मैं चाहूंगा आप इधर आ जाइए पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ बासनी है। और जी कहाँ से? मैं फिरोजाबाद यूपी से हूँ। हाँ, फरीदाबाद से हैं? फिरोजाबाद यूपी। अच्छा, तो काशी आज आए हैं? हाँ, काशी आए हैं, बाबा के दर्शन करे हैं और गंगा जी में नहाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। घाटों का बाढ़ आई हुई है फिर भी, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था अच्छी है बनारस वालों की। अगर घाटों का संपर्क टूट चुका है, नावों पर प्रतिबंध है, अब नावों के माध्यम से घाट नहीं घूम पाएंगे। अब तो हमारे भाग्य घूम पाए या ना घूम पाए, लेकिन माँ के दर्शन नहा लिए, दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन कर लेंगे, इसी का बस सौभाग्य हमारे लिए। तो ये पर्यटक हैं जो जी। काशी आने के बाद सबसे पहले माता गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहीं से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, बाबा के जलाभिषेक के लिए यहीं से माता गंगा का जल लेकर के बाबा के दरबार में जा रहे हैं। जाहिर तौर पर, और यही बनारस की खूबसूरती है। बनारस की खूबसूरती यही है कि आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। और एक बात और कही जाती है नित्यानंद, कि बनारस में खाना नहीं होता, बनारस में नाश्ता होता है। सुबह 4 बजे का नाश्ता अलग होता है, 6 का अलग होता है, 8 का अलग होता है और 10 का अलग होता है। तो ये बनारस की खूबसूरती है। बहरहाल उस पर किसी और दिन विस्तृत चर्चा कर लेंगे। हम सीधे चलते हैं संचेती जी के पास, चीफ टाउन प्लानर है हमारे साथ। हमारी सहयोगी पलक भी जुड़ गई हैं। पलक, हमारे साथ एच.एस. संचेती जी हैं, पूर्व चीफ टाउन प्लानर है। उनसे अगर आपको कोई सवाल लेना होगा तो आप ले सकती हैं। पहला सवाल संचेती जी मैं आपसे ले लेता हूं। दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है 1973 के बाद उसमें कुछ हुआ नहीं। जिस समय बनाया गया था उस समय दिल्ली की आबादी तकरीबन 1 करोड़ थी। आज दिल्ली में आबादी 3.5 करोड़ है। इंक्रोचमेंट बढ़ चुका है, आबादी का लोड बढ़ चुका है, लेकिन अब जरूरत है कि एक विस्तृत रोड मैप बनाने की, नहीं तो कमोबेश हालात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अभी जो आपने तस्वीरें बताई है विभिन्न एरिया की, दिल्ली की, पंजाब की, हरियाणा, उत्तराखंड की सारी, तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि कितना कहर पैदा हुआ है बरसात की वजह से। नो डाउट हेवी रेन्स हुई है, अब के बहुत ज्यादा हुई है, कई वर्षों के बाद 81, 73 के बाद जो है ये रेन्स हुई है। परंतु आप ये देखें कि आज दिनांक तक कोई लॉन्ग रेंज सॉल्यूशन, जो आपने भी बीच बीच में आपके संवाददाताओं ने बोला कि पीच मिल में तो प्रोग्राम हो जाते हैं, रेस्क्यू भी हो जाता है, नालियों को भी ठीक कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट वाला भी छोटा मोटा होता है, पर आज तक आप देख लें कि इतने करोड़ों अरबों रुपए का हर साल नुकसान होता है, परंतु कभी भी किसी ने जो है लॉन्ग रेंज प्लानिंग में ये होता है कि बरसात किसी विशेष दिल्ली में ही नहीं गिरेगी या हरियाणा में नहीं गिरेगी या यूपी में ही नहीं गिरेगी, बरसात कहीं भी हो सकती है। परंतु आप ये देखिए कि रीजनल प्लान इसका बनना चाहिए। रीजनल प्लान में अब आप देखें कि जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक जो ये कहर पैदा हुआ है, और नदियां सतलज, रावी, व्यास, आपके जो भी नदियां हैं वो, उनमें सब में उफान आ रहा है, सब में पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। बड़े प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि नदियों को लिंकिंग योजना बनानी चाहिए ताकि एक्सेस वाटर को एक दूसरे एरिया में पहुंचाया जा सकता है। तो रीजनल प्लान आपको जो है लॉन्ग रेंज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि नेशनल लेवल फ्लड कंट्रोल प्लानिंग रिजर्व, उसमें आप ये सम्मिलित कर सकते हैं कि पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, एनसीआर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट यूपी, ये सारे एरिया ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बरसात का कोई वो लाइन नहीं है बरसात की कि पंजाब में हो जाएगी, हरियाणा में नहीं होगी, राजस्थान में हो जाएगी, परंतु इसका अल्टीमेट जो लोड आता है वो नदियों पे आता है। पिछले कई वर्षों से आप ये देखें डैम्स भी नहीं बने हैं, करीबन 10, 15, 20 साल से कोई डैम भी नए नहीं बने हैं और कोई बहुत कारगर उपाय नहीं हुआ। यमुना नदी को आप साफ करने से या आपके डाउन स्ट्रीम में आ गए हैं ये जो कच्ची बस्तियां, अगर ये एक सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आपने कचरा डाल दिया, नदी, नाले, तालाब सारे के सारे करीबन आप देखोगे तो ये तो प्रॉब्लम हो गई आपकी शहरों की। आप रह रहे हैं कि रीजन की, आज पंजाब में सारे के सारे खेत साफ हो गए, गांव
आप देखो 2000-3000 गांव भी अफेक्टेड है। तो ये एक प्रॉब्लम आपकी शहरों से रिलेटेड नहीं, गांवों से रिलेटेड नहीं, ये एक रीजनल, एक बहुत बड़े रीजन से ये प्रॉब्लम रिलेटेड है। रीजनल प्लानिंग आपको मस्ट करना पड़ेगा, उसमें सारी नदियां, सारे ड्रेनेज सिस्टम, कहाँ से पानी आता, कहाँ जाता, अल्टीमेटली एक्सेस वाटर कहाँ आता, उसको कहाँ पे भेजना, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। उसके लिए एक नेशनल लेवल पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आज प्राइम मिनिस्टर है, अगर आज कोई प्रपोजल देते हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये आपके टेम्परेरी, आज जो भी आप भी जो बता रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम है कि टेम्परेरी है, सारे सॉल्यूशंस और अरबों रुपए इसमें खर्च। आप ही देखो कि गुड़गांव है, गुड़गांव की क्या हालत हो गई है, दिल्ली में आपने बताया कि अभी कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हरियाणा में जो है इतना पॉपुलेशन प्रेशर है कि वो सारा गुड़गांव आ गया क्योंकि बिजनेस सेंटर बन गया। जिस पॉपुलेशन के लिए गुड़गांव को डिजाइन किया गया था, आज उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, मल्टी स्टोरी, ग्रुप हाउसिंग, बिजनेस, अल्टीमेटली वो लोड किस पे आएगा, सारा लोड आपका पॉपुलेशन का या जो भी है। अच्छा, प्लस आपकी आप अगर गुड़गांव में देखें तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन आज 8 से 10 लाख लोग पर डे आते हैं बिजनेस के लिए, बाहर से आते हैं, आसपास के एरिया से आते हैं, वो लोड भी आपके इसके ऊपर है। तो ये सारी चीजें आपके सॉल्यूशंस में ये होता है कि आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक रीजनल बेस। रीजनल प्लेस में आपको जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब स्टेट्स को मिला के और इनकी ये स्टडी की जाए। आज आप देखें कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का बोर्ड बना हुआ, परंतु आज आप देखो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में चलो ठीक है प्लानिंग हो गई थी, प्रॉपर हो गई थी, हालांकि गुड़गांव भी प्लान्ड सिटी है, बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, परंतु जिस कैपेसिटी या जिस डेंसिटी के लिए जो है गुड़गांव को बनाया गया था उससे कहीं गुना आपकी देखो कि पॉपुलेशन मतलब डेंसिटी वहाँ बढ़ चुकी है। ये सारे लोड आप ये देखिए कि ये अल्टीमेटली जो डिस्पोजल है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ड्रेनेज प्लान आपने बताया था कि 1973 के बाद कोई ड्रेनेज प्लान ही नहीं बना। ड्रेनेज प्लान, अब मास्टर प्लान बनने के बाद आपको इमीडिएट ड्रेनेज प्लान बनाते हैं। ड्रेनेज प्लान में क्या होता है, नदी, नाले, तालाब, छोटी नालियाँ, बड़ी नालियाँ, और इसका एक हर एक आप देखेंगे उसका कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया का पानी कितना होगा, कितना लोड आएगा, हैवी रेंज से मैं आपको बताऊं कि सबसे हैवी रेंज ले लो, 50 साल के पुराने डेटा ले लो और अगले 50 वर्ष के लिए आप प्लानिंग करो, तो तब जाके आप ये देखें कि ये सारे सॉल्यूशन होंगे। बाकी ये जितने भी अपन कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सारा एक एक चीज को बता रहे हैं, और हम इतना बड़ा वास्ट रीजन इससे अफेक्टेड है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान। अच्छा, आपके फसलों का नुकसान हो गया, जानवरों का नुकसान हो गया, शहरों में तो, सिटी में तो पब्लिक का हुआ ही है। आप देखिए ट्रैफिक जाम है, इतना बड़ा लॉस इनडायरेक्टली है आपका बिजनेस का। ये सारे हर साल, अच्छा ये ऐसा नहीं है, हर साल वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। नोएडा में आप देख लें, दिल्ली में देख लें, अभी हमने देखा बॉम्बे में है, इन सारे शहरों में आप देखो कभी लॉन्ग रेंज प्लानिंग का काम ही नहीं किया, अरबों रुपए आज आपको जो है वो। मैं अभी लंदन गया था, 2 महीने रहा था, आप देखिए वहाँ खूब रेंज होती है, हेवी रेंज भी होती है, खूब रेंज होती है, विद इन हाफ एन आवर्स आपको सड़क पे एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए संचेती जी, सरकार में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति की कमी है, तभी हालात इस तरह है। संदीप शर्मा भी, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप शर्मा हमारे सहयोगी अलीगढ़ से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। इस समय अलीगढ़ में क्या स्थिति है संदीप, वहां पर लोग आपके साथ मौजूद हैं, जरा एक बार उनसे भी बात करिएगा। हाँ आशीष जी, हम आपको बता दें जिस तरीका से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो यमुना का जो प्रकोप, जो यहाँ जो सैकड़ों बीघा फसल किसानों की नष्ट हो गई है, और मेरे साथ काफी लोग, मेरे पीछे जो इस गांव का जो महाराजगढ़ गांव है, जो उनका आप पीछे स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखिए, ये कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम था? जसवीर, यहाँ पर जो स्थिति है क्या है? यहाँ पर स्थिति जी यहाँ बहुत खराब है, काफी फसल बर्बाद हो चुकी है महाराजगढ़ की, और महाराजगढ़ में भी पानी घुस चुका है टाइम घरों में, बरसात हो रही है अब यहाँ पे भी। अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर बरसात चालू हो गई, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर यमुना का जो प्रकोप, जो संपर्क मार्ग है वो भी यहाँ पर जो अंदर जाने वाले गांव का, और यहाँ पर जो मवेशियों को लेकर
बाहर लेकर आ रहे, क्योंकि जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रशासन भी वहां पर जो लोगों का कहना है कि वहां पर प्रशासन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग बीमार पड़े हैं और लोगों को वहां पर दवा भी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर केवल जो जिला प्रशासन केवल अपनी खाना पूर्ति ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ये तस्वीरें अलीगढ़ से हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और खासकर फसलों का नुकसान हुआ है। एक बार रमन का भी रुख कर लेते हैं, फिर संचेती जी मैं आपके पास आऊंगा। रमन, देश के अलग अलग हिस्सों में हमने बताया कि नुकसान किस कदर हुआ है। अब जरा आप जम्मू और कश्मीर की भी बात करिए कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। देखिए आशीष, अगर हम बात करें नुकसान की तो जम्मू कश्मीर में जो नुकसान हुआ है उसका अभी तक पूरी तरीके से आकलन जो है वो नहीं किया जा सका है। गृह मंत्री खुद यहाँ पर आए थे इन स्थितियों का दौरा करने के लिए, क्योंकि 26 तारीख को जिस तरीके से बाढ़ आई थी, 26 और 27 बहुत ज़्यादा भयावह थे जम्मू कश्मीर के लिए। तवी रिवर हो या फिर चिनाब दरिया हो, पूरी तरीके से उफान पर थे और तटबंधों को तोड़ते हुए जिस तरीके का नुकसान जो है वह पहुँचाया है। इससे आप एक आंकड़ा जो जारी किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जल शक्ति विभाग का 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान 26 और 27 तारीख की दिन जो बाढ़ आई थी उसमें हुआ है। इसी तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, भवनों का निर्माण हुआ है, तो पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अरबों में नुकसान जो है इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और इसकी भरपाई जो है वो कैसे होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ जब अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो 209 करोड़ रुपए का जो है वो एक SDRF फंड जो है वो रिलीज किया गया था। लेकिन अब आगे अगर आप देखेंगे तो केंद्र की तरफ से एक बड़ा पैकेज जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की तबाही देखने को मिली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पर जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। हमने देखा कि किश्तवाड़ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें 65 लोगों की जान गई, 40 के करीब में अभी वहां पर जो है वो मिसिंग है। माता वैष्णो देवी का जो भवन का रूट है अर्धकुंवारी के पास, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, वहां 34 लोगों की मौत हुई। इसी तरीके से अलग अलग इलाकों ये कई सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। एक आखिरी कमेंट में यहां पर संचेती जी आपसे ले लेता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इन हालात पर काबू पाया जाएगा? सॉल्यूशंस में अभी जो गवर्नमेंट रेस्क्यू कर रही है वो तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। आपने अरबों रुपए तो वेस्ट हो गए और अरबों रुपए अभी लगा देंगे, पर उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी टेम्परेरी रिलीफ लोगों को मिल जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप देखें कि इसका पूरे रीजन का जो मैंने बताया था आपको, रीजनल प्लान बने, उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो। प्लानिंग होने के बाद पूरे ड्रेनेज सिस्टम को वर्कआउट किया जाए, नदी नाले तालाब कहाँ से क्या। फिर आपकी जितने टाउन्स आते हैं उन टाउन्स की टाउन प्लानिंग मीन्स प्लानिंग मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान बनने के बाद आप ये देखें कि उसमें जो प्रपोजल्स या प्लानिंग प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं उसके अनुसार ड्रेनेज प्लान बनाए। हर सिटी का अपना एक ड्रेनेज प्लान होना चाहिए, क्योंकि हर सिटी का करैक्टर, हर सिटी का बसावट वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनका बनना चाहिए। और ड्रेनेज प्लान कैसे बने कि नदी नाले तालाब उसका जितना कैचमेंट एरिया है प्लस बसावट का आप ध्यान रखें। आज एक देखो कि अनप्लान्ड ग्रोथ शहरों में, आज सारे जो शहरों में हुई है एग्रीकल्चर पे बस गए हैं, उनका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, नदी नाले तालाब के किनारे हो गए। तो ड्रेनेज प्लान को आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जोड़ना पड़ेगा कि कचरे का निस्तारण आपके जो है नो मैंस लैंड में, मतलब नदी नाले तालाबों में नहीं हो। ड्रेनेज प्लान बने, लॉन्ग रेंज प्लानिंग बने और रीजनल प्लानिंग सबसे बड़ी चीज है कि आपकी बरसात खाली पंजाब में ही आएगी ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी आ सकते, यूपी में भी आ सकते। तो रीजनल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, पूरे बड़े ब्रॉडर रीजन को ध्यान में रखते हैं कि पानी कहाँ से आता है और अल्टीमेटली आपको पानी को कहाँ भेजना है, स्मूथली कोई फ्लडिंग नहीं हो। ऐसे प्लान आपको लॉन्ग रेंज बनाने पड़ेंगे। बाकी पीस मील में आप देखो अरबों रुपए का तो नुकसान फ्लडिंग से हो रहा है, अरबों रुपए अभी रेस्क्यू में जो है गवर्नमेंट के जा रहे हैं, पर ये दिस इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये काम करना पड़ेगा तभी निजात मिलेगी। जी संचेती सर आपका, संदीप शर्मा जी आपका और रमन आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।